हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हम बाकी की बची हुई बातें अभी करेंगे। हमने देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स की कैलकुलेशन में हमने ये बताया था कि दो फॉर्मूले बताए थे आपको। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हों, जस्ट डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर, आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कई बार क्वेश्चन में अगर मास दिया हुआ हो किसी सब्सटेंस का तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास में भी ग्राम एटॉमिक मास अगर वो एटम्स हैं तो, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास यदि वो मॉलिक्यूल्स हैं तो, उनसे डिवाइड करना होगा तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इसके बाद नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड फार्मूला। तीन फार्मूले हैं फॉर फाइंडिंग आउट और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आई टोल्ड, फ्रॉम मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन आई टोल्ड। तीसरा, यदि किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो यदि किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो एसटीपी कंडीशन पर, एसटीपी या एनटीपी एक ही बात होती है, क्या होता है वो बात करेंगे अभी। देन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो लिखो थर्ड फार्मूला। सो थर्ड फार्मूला इज when volume of gas is given under STP condition, when volume of gas is given under STP condition। तो देखो STP कंडीशन पर अगर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स of gas will be equal to a given volume of gas divided by molar volume of gas। Given volume of gas at STP upon molar volume of gas at STP condition। अब यहीं पे बात आती है एसटीपी क्या है, उस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे। पहले ये देख लें कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है, और इस कंडीशन पर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैसेस आर ट्रीटेड टू बी द आइडियल गैस। अभी चूंकि बच्चे 11वीं क्लास में आए हैं तो दे मे नॉट हैव द आइडिया कि आइडियल गैस क्या होती हैं, रियल गैस क्या होती हैं। आइडियल गैस इज ए काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन ऑफ द एक्चुअल गैसेस, बट अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी इस चैप्टर में आपके सामने गैस आती है तो बस उसे आइडियल गैस मानते हुए आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। तो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। अच्छा, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी कितना होता है? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज वीएम एट एसटीपी। गैस के लिए इज नियरली इक्वल टू 22.7 लीटर पर मोल। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी इज 22.7। व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जहां पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड और 273.15 केल्विन, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेशन में 273 केल्विन ही ले लेते हैं। एंड द प्रेशर इज 1 बार। व्हाट इज 1 बार? प्रेशर की क्या यूनिट है वो भी हम बात करेंगे, बट अभी नहीं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अच्छा, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है। और एनटीपी, अच्छा, एनटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एसटीपी। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही बात को सिग्निफाई करते हैं। व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर and pressure condition पर temperature is 0 degree Celsius और 273.15 Kelvin and the pressure is 1 bar। इन conditions पर, ये condition fix कर दी आपने, प्रेशर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो याद रखो 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा एंड दैट वैल्यू इज फाउंड टू बी 22.7, नियरली 22.7 लीटर पर मोल।
बट यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो इस फॉर्मूले को फिर मैं कैसे लिख दूं? देखो ऐसे लिखेंगे इसको, इस वाला फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला क्या बन के आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी कितना लिखा है? 22.7। ये यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट स्ट्रिक्टली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। गैसेस तो लिख ही रहे हैं, एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। तो ये फॉर्मूला केवल गैसेस पे ही एप्लीकेबल है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ये फॉर्मूला लगाना है। बट यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। आप कई बार जब कोई किताब सॉल्व करते हैं या कहीं से कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, या इनफैक्ट पुराने क्वेश्चन भी जो आईआईटी में आईआईटी एडवांस में पूछे हुए हैं, उसमें कई बार मोलर वॉल्यूम 22.7 ना लेकर के 22.4 लिया जाता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा भी, कई बार वो देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम को हम 22.4 ले लेते हैं, 22.4 लीटर पर मोल। तो वो क्या चीज है? तो ये 22.7 लेना है कि 22.4 लेना है, इस सब के बारे में बात करते हैं नाउ। तो मैं ये हटा देता हूं। देखो यहां पर जो न्यू एसटीपी है, न्यू एसटीपी पर जो टेम्परेचर है वो है, न्यू एसटीपी मतलब जो आज चलता है, एज ऑन टुडे, एज ऑन टुडे, जो आज हम फॉलो करते हैं। तो न्यू एसटीपी टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 बार। ओल्ड एसटीपी, ओल्ड एसटीपी में टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो कोई अंतर नहीं है, बट प्रेशर वॉज टेकन 1 एटमॉस्फेयर। ये अंतर है। नए एसटीपी में मोलर वॉल्यूम वीएम, एम स्टैंड्स फॉर मोलर। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, कहीं भी अगर मोलर शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है ऑफ 1 मोल। मोलर मास 1 मोल का मास, मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर एनर्जी 1 मोल की एनर्जी। तो ये वीएम लगा दिया तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट न्यू एसटीपी। तो ये वैल्यू तो हमने कही 22.7 लीटर पर मोल। यही फॉलो करनी है आपको, आपको यही लेना है। बट सुन लो, ओल्ड एसटीपी में प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 1 बार है और ये 1 एटमॉस्फेयर है, और 1 एटमॉस्फेयर इज स्लाइटली लार्जर वैल्यू देन 1 बार। तो यहां पर जो मोलर वॉल्यूम आता है वीएम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस ओल्ड एसटीपी के हिसाब से मोलर वॉल्यूम, दैट वाज 22.4 लीटर पर मोल। 22.4 लीटर पर मोल। तो सर अब हम तो आज पढ़ रहे हैं, आईआईटी का पेपर आएगा तो क्या ले, यही लेंगे 22.4? यस, यू शुड टेक 22.7। बट कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने आ जाते हैं। आपके सामने कोई प्रैक्टिस मटेरियल होगा, बुक्स होंगी, आप कहीं भी सॉल्व करोगे तो जनरली आपको जो डेटा होगा वो 22.4 लेकर के बड़ा आसानी से कैंसिल आउट हो रहा होगा, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कैलकुलेशंस में कोई खास डिफरेंस तो नहीं आता, आप 22.4 लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट यू शुड प्रेफर सॉल्विंग द क्वेश्चन यूजिंग 22.7। तो ये ओल्डर डेफिनेशन थी एसटीपी की। बाद में ये डेफिनेशन समवेयर 1977 या 70, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आपको भी नहीं याद रखना, तो समवेयर 1970-80 के आसपास में ये डेफिनेशन चेंज की गई एसटीपी की, और 1 एटमॉस्फेयर की जगह पर प्रेशर को लिया गया 1 बार। अच्छा, ये 1 बार में कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो हमने ऐसा यूनिट पढ़ी है, पास्कल है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1 बार कितने के बराबर है, 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है, वो सब अभी बात करेंगे, आज ही बात करेंगे अभी। तो ये न्यू डेफिनेशन के हिसाब से यू हैव टू टेक 22.7 एंड दिस यू शुड फॉलो। बट कभी किसी क्वेश्चन में अगर मोलर वॉल्यूम मान लो ऐसे दे दे क्वेश्चन में कि 11.2 है, 11.2 बढ़िया से कैंसिल हो रहा है 22.4 से।
ठीक है, 22.4 से डिवाइड कर दो, बोल दो हाफ मोल, और 4 ऑप्शन आएंगे तो 4 ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में कि कौन सा आंसर सही है। समझ रहे हैं बात को? मेरी बात समझना, मैं क्या बात बोल रहा हूं। मान लो कोई क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है ये, और उसके ऑप्शन हैं, तो ऐसे नहीं आएगा कि मोलर वॉल्यूम या मान लो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन कर दें तो मान लो ऐसा आ जाए 1.113, 1.114, 1.112 एंड डी मान लो कुछ और 1.115। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे ऑप्शन थोड़ी देते हैं, नहीं आते। अच्छा खासा डिफरेंस होगा, द वैल्यू वुड बी लाइक समवेयर, ये इस तरीके से नहीं आते, ये सही तरीका है। जनरली क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.11, बी 2.22, सी 1.94, डी 1. मान लो 56। इतना लार्ज डिफरेंस है। अगर मान लो ये वैल्यू ए आ रही है तो बस यही आप टिक कर दोगे। मैंने क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कहाँ है ये मत ढूंढना। मैंने तो एक ऑप्शन बताया कि आईआईटी के पेपर में, चाहे वो जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड हो, वो ऑप्शन इतने क्लोज नहीं देते। इतने क्लोज देंगे तो हम कहां तक कैलकुलेशन करेंगे? दे डोंट गिव। जनरली जो क्वेश्चंस का आंसर होते हैं उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मान लो एक आंसर कुछ 1.11 है तो जनरली वो आंसर डबल करके देंगे, 4 गुना करके देंगे, 2 से डिवाइड करके देंगे, ताकि स्टूडेंट्स कोई भी गलती करें तो उसका आंसर आ जाए। और ऐसे आंसर्स में आपको सेलेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। कंक्लूजन, व्हाट इज कंक्लूजन? ओल्ड एसटीपी से मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 22.4 लीटर पर मोल and new STP per this value is 22.7. If nothing is spoken in the question, you should take 22.7. और यदि आप 22.4 भी ले लेते हो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आंसर में नहीं आएगा। इट इज ऑल राइट। ऑप्शन टिक करने में, ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पॉइंट। तीसरा फॉर्मूला कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। गैस के लिए एप्लीकेबल है केवल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी अपॉन 22.7, जो कि मोलर वॉल्यूम है। ये लीटर में लेना है फिर, क्योंकि ये भी लीटर पर मोल है ना, लीटर पर मोल। अगर ये ml में होगा तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी विल डिवाइड बाय 22.7 और इवन 22.4 भी चलेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। आपने ये जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, मोलर वॉल्यूम गैस का एसटीपी कंडीशन पे हो तो बस डिवाइड कर देंगे 22.7 या 22.4 से, आंसर आ जाएगा। बट आपका एक पॉइंट हो सकता है कि सर जरूरी थोड़ी है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही हो और प्रेशर 1 बार ही हो। अब मान लो ये रूम है जहां पर मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, या इवन आप जहां बैठे पढ़ रहे हो, रूम में हवा है। हवा मींस द मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। टेम्परेचर कोई 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी है, जम जाएंगे अपन तो। टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल से, ये एसी चल रहा है तो मान लो टेम्परेचर विल बी अराउंड 24-25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे अगर एयर का नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इस रूम में और मुझे वॉल्यूम पता हो, इस रूम का वॉल्यूम पता है, तो मैं 22.7 से डिवाइड करके आंसर निकाल दूंगा? नो, यू कैन नॉट। क्योंकि ये फॉर्मूला तो जब ही एप्लीकेबल है व्हेन गैस इज अंडर एसटीपी कंडीशन, व्हेन टेम्परेचर इज 0 एंड द प्रेशर इज 1 बार। एट 25 डिग्री सेल्सियस यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, नहीं लगा सकते आप। तो मैं इस रूम के अंदर एयर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो मुझे, तो मैं इसके वॉल्यूम को 22.4 या 22.7 से डिवाइड करके फाइंड आउट नहीं कर सकता, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, सो कंडीशन इज नॉट एसटीपी। तो फिर क्या करें सर, हम तो फंस गए। नहीं, फंसते क्यों हो? यू हैव द फॉर्मूला, यू हैव द जनरल फॉर्मूला। व्हाट? आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT. So you have got the ideal gas equation, PV is equal to nRT. उसकी मदद से आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात को लिखेंगे एज ए नोट, नोट्स बनाते जाना, आलस नहीं ना। ये हटा रहा हूं मैं अब, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि ऑप्शंस आर नॉट लाइक दिस। ऑप्शंस जनरली अच्छे खासे फार अपार्ट होते हैं
and you will not have any problem choosing the answer even though you calculate or you do the calculation a bit approximately. भूलना मत, IIT की तैयारी कर रहे हो, मेहनत। आज हम तीसरे वाले फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं। तो ये पॉइंट लिखेंगे एज ए नोट। क्या? इफ गैस इज नॉट अंडर STP condition, then ideal gas equation PV is equal to nRT can be applied to calculate number of moles of gas। तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज PV इज इक्वल टू nRT अगर STP कंडीशन नहीं है तो। हालांकि ये तो जनरल इक्वेशन है, ये तो STP कंडीशन पे भी एप्लीकेबल होगी और नॉन STP कंडीशन पे भी एप्लीकेबल होगी। तो जरा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखूं, PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। Only for gases, only, solid liquid पे ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। Where P is the pressure, V is the volume of gas, N is number of moles, T is temperature in Kelvin, and R is called universal gas constant। तो PV is equal to nRT में P is the pressure, V is the volume of the gas, N is number of moles, R is the temperature, नहीं R is the universal gas constant and T is the temperature in Kelvin। अच्छा, सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन बड़ा इजी होता है, वो तो आप समझते हो कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू हो प्लस 273.15। अच्छा, कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेटली और के केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ले लो, चलेगा, कोई खास अंतर नहीं है ये। तो कैलकुलेशंस में तो आप 273 ही लिया करो क्वेश्चंस में। तो टेम्परेचर तो ऐसे। अब प्रेशर की क्या यूनिट्स हैं दैट वी विल टॉक अबाउट। यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो SI यूनिट प्रेशर की जो होती है वो है पास्कल, सॉरी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट काफी कॉमन यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर एक्सक्यूज मी, मैं जरा पानी पी लूं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल एंड 1 बार ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो यहां से साफ दिखता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज अ लिटिल लार्जर देन 1 पास्कल। तो वी कैन से 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, जिसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन में 1.013 बार भी बोल देते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर इज अ लिटिल लार्जर प्रेशर देन 1 बार। यही कारण है कि पुरानी डेफिनेशन में
STP 22.4 लेते थे क्योंकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। अब जब प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया नई डेफिनेशन में, न्यू STP डेफिनेशन में प्रेशर को थोड़ा घटा दिया, 1 बार कर दिया, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। मोलर वॉल्यूम कितना? 22.7, 22.7। तो ये ध्यान रखेंगे। और इनफैक्ट ये भी यूनिट बहुत कॉमनली यूज होती है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg मरकरी के टर्म्स में, विच इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर यूनिट टॉरिसिली के नाम पर ली गई है, जिन्होंने बैरोमीटर बनाया था फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, जो कि पहली बार बैरोमीटर किसने बनाया था? टॉरिसिली साहब ने। उन्हीं के नाम पर यूनिट्स हैं। यूनिट्स तो बहुत नाम पे हैं, न्यूटन, अर्ग और इवन गॉस, जूल। तो ये सब फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट के नाम हैं जिनके ऊपर यूनिट हैं। तो ठीक है, कमी क्या है, होना भी चाहिए। उन्होंने इतना वर्क किया है इस डायरेक्शन में, तो यूनिट शुड बी इन देयर नेम्स। अब मान लो कोई शहर है तो उसमें महात्मा गांधी चौक, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी या अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज। तो ठीक है, जिन्होंने इस देश के लिए वर्क किया है या मान लो किसी भी डायरेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उसको कमेमोरेट करने में नाम यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड। इस तरीके से लोग याद तो रखते हैं कम से कम उनके कार्य को, उन्होंने जो डेवलपमेंट किए हैं। वापस आ जाओ मुद्दे पर। यूनिट ऑफ प्रेशर SI यूनिट पास्कल है। 1 एटमॉस्फेयर इज दिस वैल्यू। तो सर ये याद करनी है, तो क्यों बता रहा हूं भाई, याद करनी है ये, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। साथ में 1 एटमॉस्फेयर टू 760 mm ऑफ Hg। इसको सेंटीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 टॉर। ये प्रेशर की यूनिट। टेम्परेचर मैंने बता ही दिया। जरा वॉल्यूम की यूनिट और देखो, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम यही लिख देता हूं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे SI यूनिट, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। मीटर क्यूब अच्छी खासी लार्ज यूनिट है, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू या क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10,000 लीटर्स, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम कई बार CC बोल देते हैं और ml बोल देते हैं, मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और CC मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। CC वो नहीं छोटी वाली CC, बड़ी वाली CC। हाँ, एक बच्चे ने पूछ लिया था मुझसे कई साल पहले क्लास में कि सर ये 1000 CC कौन सी लेनी है, छोटी वाली जिसमें दवाई रखते हैं वो, जिसमें सिरप टाइप का होता है, या बड़ी CC लेनी? ए भैया, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 CC और ml। तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर और ml। तो ये वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। अच्छा, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, आप जब NCERT 11th क्लास की पढ़ोगे तो उसमें पहले ही चैप्टर में यूनिट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, कन्वर्जन यूनिट। अब ये सब तो पता ही होंगे ना, बताने की जरूरत तो नहीं है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर, पता है ना। 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर इज 10 to the power -15 मीटर, पता है ना सब। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ऑल दैट। अब ये मत पूछना कि सर ये पिकोमीटर क्या होता है। नैनोमीटर 10 to the power -9। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। तो ये सब याद रखना। अब मत कहना कि ये एंगस्ट्रॉम नहीं मालूम, ये बहुत बेसिक बातें हैं। NCERT पढ़ो, नहीं मालूम है तो सीखो। ऐसा नहीं है तो नहीं मालूम है तो हमें तो मालूम नहीं, हम कर नहीं सकते, नॉट लाइक दैट। सीखो इन चीज़ों को, वापस आओ। तीसरा फॉर्मूला कौन सा था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का? गैस के लिए था कि यदि गैस का वॉल्यूम STP कंडीशन पे दिया हुआ हो तो उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो लीटर में जो वॉल्यूम दिया हुआ होगा डिवाइडेड बाय 22.7 और इवन 22.4 भी चल जाएगा, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। बट यदि गैस STP कंडीशन पर ना हो देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब तो गया वो, तुम्हारे पास है। देन वी विल यूज व्हाट, जनरल इक्वेशन फॉर गैसेस, व्हाट, PV इज इक्वल टू nRT,
केवल गैसेस पे एप्लीकेबल है इक्वेशन वो, एंड दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, व्हाट इज आर, आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होंगी, दैट वी विल रिमेंबर हियर। ये मैं हटा दूं, यूनिट्स का ध्यान रखना, याद रखनी है सारी वैल्यूज, याद रखनी है सब वैल्यूज, यूनिट्स आ जानी चाहिए अच्छे से आपको। वैल्यू ऑफ आर, तो आर क्या था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1, या फिर कई बार 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1। ये दो यूनिट बहुत कॉमनली काम आती हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी यूज कर लेते हैं हम, R इज इक्वल टू जूल में लेंगे तो लगभग 1.987 कैलोरीज, जूल मनी कैलोरीज में, कैलोरीज मोल -1 केल्विन -1, क्योंकि एनर्जी की यूनिट्स में याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू नियरली 4.18 जूल। ये एनर्जी की यूनिट है। लीटर एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल, आर की वैल्यू, ये एसआई यूनिट है, ये वैल्यू है इन एसआई यूनिट। ये लीटर एटमॉस्फेयर में है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड दिस इज द वैल्यू इन कैलोरीज। ये थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा यूज होती है वैल्यू, पर ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब बात करनी, सर हम तो प्रेशर दिया हुआ रख लेंगे वैल्यू, वॉल्यूम दिया हुआ रख लेंगे वैल्यू, एन हमें मान लो कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर वो भी वैल्यू रख लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ। आर कौन सा लें, आपने तो 2 वैल्यू लिख दी है, छोड़ो इसको, चलो ये पहली 2 वैल्यू। तो भैया यूनिट का ध्यान रखना। अब अगर प्रेशर आपने, सुनो ध्यान से, अगर प्रेशर आपने एटमॉस्फेयर में लिया है और वॉल्यूम लीटर में लिया है, गैस का वॉल्यूम वही होता है जो उसके वेसल का वॉल्यूम है, तो कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम बोथ विल बी सेम। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में लिया है और ये लीटर में लिया है, तो ऑब्वियसली आर की कौन सी वैल्यू लोगे, लीटर एटमॉस्फेयर वाली। कहां है लीटर एटमॉस्फेयर वाली, ये रही, दिस वैल्यू 0.0821, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 1/12 भी ले लेते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1, चल जाएगा, वो कोई बात नहीं है। इसको अप्रोक्सीमेटली है ये, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1/12 ले लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लेना ही है। तो क्या बात बताई, अगर ये लीटर में है वॉल्यूम और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो लीटर एटमॉस्फेयर वैल्यू, आर की कौन सी वैल्यू, 0.0821। गॉट इट गाइज, आ गई बात समझ में आपको। बट यही अगर प्रेशर पास्कल में हो, ऐसा यूनिट पास्कल, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, टेम्परेचर तो केल्विन में लेना ही है, आर कौन सा वाला उठाओगे इनमें से, ऐसा यूनिट वाला, और ऐसा यूनिट कौन सी है, 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1। कहा है मैंने ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम में जो वैल्यू ले रहे हैं ये। यूनिट्स के भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो फिजिक्स में पढ़ते हो आप। एसआई सिस्टम जो कि सबसे कॉमन है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम अब वो ब्रिटिश सिस्टम है, अब थोड़ा कम चलता है। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एफपीएस, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एमकेएस मीटर केजी सेकंड सिस्टम, जिसे हम एसआई भी बोलते हैं। तो ये सब सिस्टम्स होते हैं। फिर सुन लो एक बार, आर की कौन सी वैल्यू उठानी है सर, प्रेशर अगर पास्कल में हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, एसआई में लिया है सब कुछ, तो आर एसआई वाला कौन सा, 8.314। प्रेशर यदि हमने एटमॉस्फेयर में लिया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया हो, तो आर की वैल्यू कौन सी,
लीटर एटमॉस्फेयर वाली सेकंड वैल्यू, जिसे 1/12 भी ले सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। मैं समराइज कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। फर्स्ट, शुरुआत से, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, बात खत्म। दूसरा, इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन डिवाइड बाय इट्स मोलर मास यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स, बात खत्म। वी डिड द प्रैक्टिस इन द लास्ट वीडियो लेक्चर। नाउ थर्ड, गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। यदि गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर अगर दिया हुआ हो तो उसको मोलर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। यदि गिवन वॉल्यूम एसटीपी पर दिया हुआ हो, लीटर में ले लें तो 22.7 से डिवाइड कर दो, 22.4 भी ले सकते हो पुराना वाला क्वेश्चन के हिसाब से, वो कोई खास अंतर नहीं आएगा, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। बट ये आइडियल गैस इक्वेशन, बट जरूरी थोड़ी है कि गैस हमेशा एसटीपी कंडीशन पे ही हो। जरूरी थोड़ी है कि गैस का प्रेशर हमेशा 1 बार ही हो और टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस हो। 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर में वैसा कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, बट टेम्परेचर तो मान लो हो सकता है कोई गैस जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर हो, तब आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तब तो आपको PV = nRT ही यूज करना पड़ेगा। ये एक जनरल इक्वेशन है किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पर गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड नहीं, only for gas it can be applied and questions can be solved। अब बारी है क्वेश्चंस की। देख लो ये फॉर्मूला है, आप ही को सॉल्व करने हैं, तो I'll take some examples, accordingly you have to solve them। Let's take questions on ideal gas equation PV = nRT। चलिए ये हटा देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन a 5-liter vessel at 300 Kelvin and exerts a pressure of 20 Pascal, 20 बार। मान लो ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। यूनिट्स का बहुत खास ख्याल रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर गलत इस कारण से होते हैं कि वो यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते। देखो 9th-10th के लेवल तक बहुत ज़्यादा आप जब फिजिक्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा कम होता है, बट जैसे ही 11th-12th में आते हैं हम तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ जाता है। अकॉर्डिंगली आपको भी उसमें पारंगत होना होगा, उसमें स्ट्रांग होना होगा, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मीथेन गैस प्रेजेंट इन 5-liter वेसल। तो बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम 5 लीटर, व्हाट इज द प्रेशर 20 बार, व्हाट इज द टेम्परेचर 300 केल्विन। इक्वेशन नहीं, एसटीपी कंडीशन तो है नहीं ये, तो वो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम को 22.4 या 22.7 से डिवाइड कर दो। नो, वी कैन नॉट। हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी? PV = nRT। वी हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन। अब ध्यान दो, आप कैसे कैलकुलेट करना चाहोगे? चलो SI में कैलकुलेट करते हैं। लेट अस अप्लाई इन SI। लेट अस अप्लाई इन SI यूनिट्स। SI में लेना है तो प्रेशर पास्कल में लेना होगा। पास्कल मतलब 20 × 10⁵ पास्कल, यही हुआ ना? पास्कल में ले लिया, कन्वर्जन कर लिया हमने, क्योंकि एक बार किसके बराबर है? 10⁵ पास्कल। तो 20 बार किसके बराबर हुआ? 20 × 10⁵ पास्कल इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? 5 लीटर। इसको भी 5 × 10⁻³ व्हाट? मीटर क्यूब। SI में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब इन SI इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट। R की वैल्यू क्या ले ली थी? 8.314, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली
8.314 लिख लो, बट इसको अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 25/3 भी ले लेते हो आप, 25/3 भी ले सकते हो। ये तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का, अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करने का, कि आप 8.314 जूल मोल -1 केल्विन माइनस को 25/3 ले लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। एंड टेम्परेचर इज गिवन व्हाट, 300 केल्विन। जरा निकालना वैल्यू n की, तो n इज इक्वल टू व्हाट, अब ये 10 के पावर -3 है, 100 रह गया, तो 20 × 5 × 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 25/3 × 300, ये 100 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 25, 5, 4, 4 मोल अप्रोक्सीमेटली। यही आंसर है, यही आंसर है। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4 इन दिस केस। आ गई बात समझ में? अच्छा, ये तो मैंने कब अप्लाई किया, एसआई में। चलो मैं इसी क्वेश्चन को, अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, क्वेश्चन तो हमें याद हो ही गया, अभी था, इसी को मैं लीटर एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करता हूं यूजिंग लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट्स। तो वापस PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर 20 बार, और बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे तो 1.013। मैंने कहा भी था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। कई स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लगने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, ध्यान से वीडियो लेक्चर्स देखो, जरूरत पड़े तो दोबारा फिर देखो, और कॉपी पेन लेके बैठो, खुद सॉल्व करो, खुद समझो, और जब आपको बात समझ में आ जाएगी, मान लो स्ट्रगल करने के बाद बहुत देर बाद कोई बात समझ में आई, then you will have the feeling of wow, yes, I got it, yes. So that kind of feeling, and you should celebrate also, you should say yes. तो वो थोड़ा ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा ग्रास्प जिनकी स्ट्रांग होती है वो पहली बार में समझ जाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट को 2 बार में समझना पड़ता है, तो वो सब अपने अपने हिसाब से करें, पढ़ें, कोई अंतर नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू परफॉर्म। आ गया, ये एटमॉस्फेयर बन गया भैया। अब इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लीटर में लेना है, लीटर में कितना, 5 लीटर ही है, लीटर। अब मैं कैलकुलेशन एटमॉस्फेयर लीटर में कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट, इनटू आर की वैल्यू 1/12 ले लेते हैं, चलो लीटर एटमॉस्फेयर में, मैंने बताया भी था, इनटू टेम्परेचर 300। तो एक काम करें, 25 बार कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 5 बार कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5, 4। ये अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन है, क्योंकि ये भी तो अप्रोक्सीमेशन लिया है, नियरली 4 मोल, दैट्स इट, यही आंसर है। तो सर ये अलग अलग क्यों आ रहे थे? अरे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की है ना, अगर इसके एग्जैक्ट वैल्यू यूज करोगे, इसको भी एग्जैक्ट यूज करोगे, तो आंसर वुड बी सिमिलर फ्रॉम बोथ द केसेस। यहां भी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की है 25/3, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इज सेम फ्रॉम बोथ। सो किसी से भी सॉल्व करो, योर आंसर विल बी करेक्ट, यू विल गेट द मार्क्स इन द एग्जाम। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो मैंने इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया है, ये आपकी मर्जी की आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है ना? अब तुम सॉल्व करो, करूंगा तो मैं भी, बट आपको पॉज करना होता है जब मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं सॉल्व करो, और फिर बैठ जाओ, लिखो, और फिर जब हो जाए आंसर आ जाए तो फिर मेरे वाले आंसर से मैच करना। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन इट। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड by a gas mixture uh, 4 gram each of helium and methane, दोनों गैसेस हैं, तो what pressure is exerted by a gas mixture 4 gram each of helium and methane at 300 Kelvin in 1 लीटर वेसल। ये है क्वेश्चन।
व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाई, दो बार एक की जरूरत नहीं है, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाई अ गैस मिक्सचर 4 ग्राम ईच ऑफ हीलियम एंड मीथेन एट 300 केल्विन इन 1 लीटर वेसल। करो सॉल्व क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ हीलियम 4 अपॉन एटॉमिक मास 4, अब वो क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है कि एटॉमिक मास हीलियम 4 है और कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है। अब ये तो पता ही होते हैं, इतना तो याद भी रखो। तो 1 मोल। मोल्स ऑफ मीथेन 4 अपॉन 4 ग्राम है वो 16.25 मोल्स। तो टोटल मोल्स गैस के कितने हो गए 1.25 मोल्स। ये होगा टोटल मोल्स। T स्टैंड्स फॉर टोटल। अच्छा, PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर दो, बस यही तो करना था। नहीं, STP कंडीशन तो है ही नहीं। प्रेशर वी हैव टू फाइंड आउट इस बार। वॉल्यूम इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 लीटर, लीटर में ले लो तो ये एटमॉस्फेयर में आएगा आंसर। N नंबर ऑफ मोल्स 1.25 टोटल इंटू R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर वाली, बोलो क्या उठाऊं 0.0821, जिसे अप्रोक्सीमेटली में क्या ले लूं 1/12 भी चलेगा, अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटेड आइडिया, इंटू टेम्परेचर इज 300। बस हो गया। 12 से ये 25 बार कैंसिल हो गया, 25 और 6.25 31.25। देख लेना, वो कैलकुलेशन कर लेना। एटमॉस्फेयर प्रेशर, यही आंसर है। दैट्स इट, अंडरस्टूड। तो किसी गैस मिक्सचर के लिए भी यू कैन अप्लाई PV इज इक्वल टू NRT फॉर फाइंडिंग आउट एनी पैरामीटर विच इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। क्लियर? आ गई बात समझ में? लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, और सवाल लिखते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए कि इन अ वेसल equal masses of O2 and SO2 are added in a vessel added at, मान लो कुछ टेम्परेचर दे दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस एंड pressure is 5 atmosphere. Find volume of vessel. In a vessel, volume of vessel नहीं, find mass of each gas. Mass of each gas. और ये इन द वेसल, मान लो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 पॉइंट, मान लो ऐसे ले लो 10 लीटर ले लो, चलो लेट अस करो सॉल्व। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, इन ए वेसल 10 लीटर कैपेसिटी है, इक्वल मासेस ऑफ O2 एंड SO2 आर एडेड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज रिकॉर्डेड। फाइंड वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना था, नो। फाइंड मास ऑफ ईच गैस, हर गैस का मास फाइंड आउट करो। तो करो भाई सॉल्व क्वेश्चन को। कैसे फाइंड आउट करें, वॉल्यूम 10 लीटर ऐसे लिख लिया करो। अब मान लो O2 का मास W ग्राम है, तो मोल्स कितने हो गए W/32 मोल्स। अरे मास को मोलर मास से डिवाइड करते हो तो 32 इस तरीके से आ गए, और SO2 के मोल्स हो गए W/64 मोल्स। गॉट इट? अब PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई करो। प्रेशर 5, वॉल्यूम 10, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स लेने हैं क्योंकि ये टोटल प्रेशर ही तो है सिस्टम का। तो दिस इज W/32 प्लस W/64। हमें W ही तो फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ईच गैस, इंटू R 1/12 ले लो, इंटू टेम्परेचर 273 ले लो। ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करने का फाइंड W। अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा, यही आंसर है आपका।
बस W यहां से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन का काम आपका है। और आपको भी यहां लिख के नहीं छोड़ना है, कभी यह 2 टिक मार दो और आंसर लिख दो और हो गया काम, नहीं, आपको ये सॉल्व करना है W की वैल्यू, तब लिखना है आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे PV = nRT के, नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशंस के, एंड अकॉर्डिंगली इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस आएंगे, बट चलो क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी चेंज करते हैं। लेट अस चेंज द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। मान लो 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएं। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा अब मिक्स करके करते हैं। हम 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तीनों के फॉर्मूले। मान लो क्वेश्चन कोई ऐसे कह दे कि कितने मोल, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 ग्राम, बस ये क्वेश्चन है। और मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9 × 10⁻³ kg। ये वैल्यू याद भी होती है। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है पता है ना, 9.1 × 10⁻³ kg, बट चलो हमने 9 ही ले लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो कैसे को सॉल्व करना है क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे मतलब कितना वजन है उनका, 1 ग्राम। तो कितने मोल्स, मान लो x मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, x मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका वजन, जिनका मास जो है वो 1 ग्राम है। तो ठीक है, देख लो यहां पर x मोल, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 × 10⁻23 ले लो अप्रॉक्सीमेटली। मान लो क्वेश्चन में Na की वैल्यू भी दे दी, 6 × 10⁻23, ये ले सकते हो, मान लो दे दिया ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड। x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻³ kg। ये हुआ टोटल मास x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, विच इज गिवन इन द, अच्छा kg में आया है टोटल मास, तो फिर ये 1 ग्राम के बराबर है, और 1 ग्राम को भी kg में कन्वर्ट कर लो, kg, बस इक्वल कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻³ अपॉन 6 × 9 × 10⁻23, और ये माइनस कितना हो गया, 31 में से 8 -8, तो ये 10⁻8 ऊपर गया तो 10⁵ अपॉन 54, दैट्स इट, दीज मेनी मोल्स। तो दीज मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे हाउ मच ग्राम, 1 ग्राम। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। मान लो x मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, x × एवोगैड्रो नंबर, दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन वे दिस मच kg, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू द 1 ग्राम। 1 ग्राम को kg में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ सॉल्व करोगे, 6 × 9 डिवाइड हो गया, 10⁻- कितना हो गया, 8 ऊपर जाएगा 10⁵, दैट्स इट, यही आंसर है। अंडरस्टूड द पॉइंट। और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, चलो चार्ज कैलकुलेट करिए। पहले मैं समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन लेंगे। पहले मैं समझा देता हूं आपको चार्ज के बारे में। जैसे मान लो सोडियम एटम है, व्हाट इज द चार्ज ऑन सोडियम एटम, 0, नेट चार्ज इज 0 बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको यह बात पता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो छोड़ो, वो तो न्यूट्रल ही हैं। और आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों अपोजिट होते हैं, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बराबर हैं किसी एटम के अंदर, तो फिर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 0 चार्ज।
0 नेट चार्ज। ठीक है, मगर आपने सोडियम को Na+ में कन्वर्ट कर दिया, अब ये सोडियम कैटायन बन गया, सोडियम कैटायन। अब ये कैटायन है, अब इस पर चार्ज आ गया। अच्छा, जब आपने Na से Na+ बनाया तो क्या निकाल बाहर फेंका? क्या निकाल के फेंका आपने? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंका। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज था, जब नेगेटिव चार्ज को दूर फेंक दिया तो फिर सोडियम पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट? तो एक सोडियम आयन पर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर आ गया, एंड इट इज अ पॉजिटिव चार्ज +1e। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच सोडियम आयन? 1 + 1e, जिसकी वैल्यू आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, +1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आ रही है बात समझ में सबको? तो 1 सोडियम आयन कंटेन दिस मच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंका है। अच्छा, मान लो यही अगर मान लो ऐसा होता कि जैसे सल्फेट आयन है, एक सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इट? चार्ज ऑन ईच SO4 2-, तो बोलो कितना? माइनस में होगा 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। सो दैट इज अ चार्ज ऑन सल्फेट आयन, बट नेगेटिव में। अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो बस नेगेटिव हटा दो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच सल्फेट आयन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से आप बोलते हो कि सोडियम सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, दिस इज द चार्ज, नेट चार्ज इतना आया। अब ये ऐसे तो पूछेंगे नहीं आपसे कि ये सोडियम आयन पर बताओ कितना चार्ज है, वो तो अमाउंट देंगे कि 10 ग्राम सोडियम है, 50 ग्राम सोडियम है, बताओ उसमें कितना चार्ज है, अगर सोडियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेट्स टेक क्वेश्चन लाइक दैट। पानी भी लेते हैं। ये आ गई बात समझ में? आ जाए क्वेश्चंस पर। टेक अप द क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड चार्ज ऑन 4.6 मिलीग्राम ऑफ Na+। बस इतना सवाल है। मैं यही बात तो कह रहा था अभी आपसे। आपको कहा गया है कि 4.6 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना पहले, ठीक है। 4.6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम आयन है, तो बताओ चार्ज कितना है। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, अगला आपसे सॉल्व करवाएंगे। लेट अस टेक, तो जरा सोडियम आयन के पहले तो मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ सोडियम आयन। आपने देखा भी होगा जब भी मैं मेरी अप्रोच जो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने की, सबसे पहले मैं मोल निकालता हूं, क्योंकि मोल से रास्ता आसान हो जाता है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकालोगे तो कितना? 4.6 1000 से डिवाइड कर देना, -3 ग्राम अपॉन मोलर मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU, तो ग्राम पर मोल में कितना हो गया? 23 ग्राम पर मोल। तो 23 ग्राम पर मोल, इतने मोल बन गए। कितना आ गया? 23 दूनी 46.2, तो 2 × 10⁻⁻4 मोल। कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। तो 2 × 10⁻⁻4 मोल Na+ इज प्रेजेंट। अब जरा Na+ पे आ जाओ, बताओ एक Na+ पर कितना चार्ज? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, खैर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करो या मत करो, इट इज ऑल राइट। एक सोडियम आयन पर कितना चार्ज? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक मोल पर कितना चार्ज? इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। एंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर विद अस? 2 × 10⁻⁻4 मोल। That's it. This is the electronic charge. So this charge is equal to how much? 2 × 10⁻⁻4 Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यही आंसर है। That's it. यही आंसर है। अच्छा, और कैलकुलेशन करना चाहो कूलम में तो यू कैन डू द कैलकुलेशन इन कूलम। 2 × 10⁻⁻4 × Na, 6 × 10⁻23 into इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड 1 फैराडे।
So this is equal to 2 into 10 to the power minus 4 into 96,500 कूलम्ब, और गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। मैं यहां लिखता हूं 1 फैराडे चार्ज, फैराडे यूनिट होती है, 1 फैराडे को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, और 1 एफ मतलब फैराडे। तो 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज व्हाट? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 फैराडे ऑफ चार्ज मींस चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज जो होता है वो तो मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, मैं इसको कंफ्यूज मत हो ना, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एग्जैक्टली दे रहे हैं, यहां मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया था, एग्जैक्टली into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. C stands for coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. So this is comes out to be 96,000, approximately 96,500 coulomb, और यही 1 फैराडे है। तो याद रखो, what is 1 फैराडे? चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है सर ये सब क्या है, हम तो मैनेज ना कर पाएंगे। सब कर लोगे, ठान लो तो सब कर लोगे। घर जाकर के पढ़ो, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन सब कुछ आ जाएगा। कभी कभी जब पढ़ाई करते हैं ना बच्चे IIT की, तो कई बार कोई चीज समझ में नहीं आई, दिमाग घूमता रहता है, जा रहे हैं तो भी मान लो दिमाग में वही चल रहा है, यार ये 1 फैराडे क्या था, वो उसमें ऐसे मल्टीप्लाई किया था। अगले दिन भी बस दिमाग में यही चल रहा है, मम्मी कह रही खाना खा ले बेटा, या बेटी खाना खा लो, तो ठीक है खाना तो खाना ही है, खाने को थोड़ी मना करते हो आप। तो खाने बैठ गए, खाने बैठे बैठे खाते खाते अरे वाह, यस आई अंडरस्टूड, 1 फैराडे इज दिस मच, दैट मीन्स सर वो कह रहे थे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराडे एंड दैट इज इक्वल टू द 96,500 कूलम्ब। अचानक से वो जो डाउट होता है ना वो एकदम से क्लियर हो जाता है, एंड यू अगेन हैव द फीलिंग ऑफ वाव। तो वाव वाली फीलिंग जो है ना, उसका स्वाद किसी गुलाब जामुन के स्वाद से भी मजेदार होता है। आप जब कोई क्वेश्चन पर लगे हुए हो, नहीं हो रहा, दोबारा कर रहे हो और आंसर आ जाए, तो अगेन क्या गुलाब जामुन और क्या कोई पिज्ज़ा बर्गर। मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं ये पिज्ज़ा बर्गर, जंक फूड, बच्चों के दिमाग को भी कमज़ोर कर देते हैं। ये दाल चावल रोटी खाया करो, फल खाओ। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। वापस आओ, और किसी दिन बात करेंगे। मैं खूब बातें करता था, पढ़ाई के अलावा भी अपन खूब बात कर लेते हैं। तो 1 फैराडे चार्ज इज दिस मच कूलम्ब। तो देखो ये दिस मच फैराडे आ गया, तो आंसर इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ये इतने कूलम्ब आ गया, तो लाइक दैट यू कैन से, या फिर और आंसर इज हाउ मच 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 फैराडे, यही आंसर है। अब सर हमें आंसर ये बताना है, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, या ये बताना है दिस इज ऑल्सो ऑल राइट, या फिर गुणा करके सब कुछ कूलम्ब में बताना है, दिस इज ऑल्सो ऑल राइट। वो ऑप्शन में देखना है क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन आंसर इस फॉर्मेट में है, Na और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म्स में, तो फिर ये बता दो। कूलम्ब के टर्म्स में है तो वैल्यू पुट करके बता दो। Na इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 फैराडे विच इज 96,500 कूलम्ब। अब मान लो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे कह दे, मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन, मान लो 4.8 मिलीग्राम ऑफ सल्फेट आयन। मान लो ये क्वेश्चन है भाई, चलो देखते हैं सवाल को। आपको सॉल्व करना चाहिए, ये स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो।
जरा करना सॉल्व। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन 4.8 मिलीग्राम मोल्स फाइंड आउट करो पहले। और मोल्स कैसे, मास अपॉन मोलर मास, तो 4.8 × 10⁻³ ग्राम अपॉन मोलर मास 96 आ जाएगा। तो ये कितना, इसको 48 × 10⁻, इसको ऐसे लिख लो तो कितना आ गया ये 2 बार 20 बार 0.05, तो 5 × 10⁻⁻5 मोल ये हो गया। कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक कर लिया करो। तो ये यहाँ पर 480 कर दिया 10⁻⁻5 5 बार, इतने मोल्स हैं। जरा सल्फेट आयन को स्टडी तो करना। एक सल्फेट आयन पर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो जरा फाइंड आउट करो। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस साइन मत लगाओ इस बार। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एक सल्फेट आयन पर, तो एक मोल पर कितना इंटू Na इंटू हाउ मेनी मोल्स आर देयर 5 × 10⁻⁻5, दैट्स इट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही चार्ज है। एंड दैट कम्स आउट टू बी 5 दूनी 10 10⁻⁻4 10⁻⁻4 Na इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और 10⁻⁻4 फैराडे, यही आंसर है। इवन ये भी आंसर है। फैराडे की वैल्यू अगर कूलम में रख लोगे, गुणा कर दोगे, आंसर विल कम इन कूलम ऑल्सो। देख लो, बार चेक कर लो। 4.8 मिलीग्राम सैंपल दिया हुआ था सल्फेट आयन का। एक सल्फेट आयन पर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मोल्स आ गए हमारे पास, तो एक मोल पर कितना इंटू Na दिस मच चार्ज, एंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर विद अस दिस मच, दिस इज द चार्ज ऑन 1, this is a charge on 1 mole and these many moles are present with us. Unitary method, वो चूकी मेथड बताया था ना मैंने। चूंकि 12 केले 40 रुपए के, इसलिए 7 केले अतः 7 केले कितने रुपए के, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। हिंदी में बोलते हैं चूकी मेथड। मैं हिंदी मीडियम वाला हूं ना, आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, सो लॉजिक किसका कैसा है इससे इंग्लिश हिंदी मीडियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ध्यान दें, पढ़ें अच्छे से, मेहनत करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये हमने वाइड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टेकन अबाउट द चार्ज कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैलकुलेशन पढ़ ली हमने, मास कैलकुलेशन, मोल्स कैलकुलेशन पढ़ ली अपने, मैनी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। PV is equal to nRT पे क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टेकन। Now we shall talk about another part of introduction to chemistry का ही अगला पार्ट, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। तो लिखो हेडिंग एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है वो मैं एक बार बता दूं। अब ये तो आप जानते ही हो, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। तो आइसोटोप की परिभाषा लिखो एक बार। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट, मार्कर चेंज करते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट मास एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 कॉमन आइसोटोप्स होते हैं, 1H1,
1H2, 1H3. This is called protium, deuterium, ट्राइटियम, और ये रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अपने आप ही, जिनके न्यूक्लियस से कुछ रेज इमिट आउट होती हैं, लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यही क्वेश्चन जेई मेन में आया था 2019 के वन ऑफ द पेपर्स में। 16 पेपर्स लिए थे, 16 पेपर्स 2019 में जेई मेन में। उसमें एक पेपर में यही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इतना आसान क्वेश्चन तो शायद उस पूरे पेपर में कोई और था ही नहीं। तो ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019 में। तो बहुत आसान सवाल भी आते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आईआईटी जेई में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा टफर साइड पे भी होंगे, और वो चाहिए भी होते हैं टू मेक द डिफरेंशिएट बिटवीन द एवरेज स्टूडेंट एंड अ शार्प स्टूडेंट। तो वापस आते हैं, जैसे ये आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स जैसे कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 6C12, 6C13, 6C14, तो ये सब आइसोटोप्स ही तो हैं। क्लोरीन 17Cl35, 17Cl37। तो these are the common isotopes। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब बात आ रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। अब मान लो कोई क्लोरीन का ओर है अर्थ क्रस्ट में, तो डिपेंडिंग अपॉन के उस सैंपल के अंदर क्लोरीन के कुछ एटम्स Cl35 वाले भी होंगे, कुछ एटम्स Cl37 वाले भी होंगे। तो इसका मतलब आपको जब उसका मास लेना होगा कैलकुलेशंस में, तो यू हैव टू टेक एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास यू हैव टू टेक डिपेंडिंग अपॉन देयर अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब कि कौन कितनी मात्रा में है। परसेंटेज वाइज Cl35 कितना है, परसेंटेज वाइज Cl37 कितना है, उसके हिसाब से यू कैन कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो मास एवरेज जैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज आइसोटोपिक मास। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हटा देता हूं मैं। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो किसी क्लासरूम का हम मास एवरेज निकाल लें स्टूडेंट्स का। मान लो एक क्लास है, उसमें 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स का मान लो इस पर्टिकुलर पूरी क्लास का मास एवरेज निकालना हो स्टूडेंट्स का, तो क्या करते हो आप, सभी 20 स्टूडेंट्स के मास का सम कर लिया, जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 20 से डिवाइड कर दो, आ गया मास एवरेज। कोई स्टूडेंट 45 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 55 किलो का है, कोई 52 किलो का है, सबको जोड़ लिया, 20 मासेस ऐड हो गए, डिवाइडेड बाई 20 यू विल गेट द मास एवरेज। तो बैच का या पूरा क्लास का स्टूडेंट्स का मास एवरेज आ गया। सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इट ऑल डिपेंड्स ऑन, तो एक तरीके से हम जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला एम एवरेज मतलब एवरेज एटॉमिक मास is equal to sum of mass of all atoms sum of mass of all atoms in the sample divided by total number of atoms। अच्छा, इसी को अगर मोल्स के टर्म्स में लिखना चाहे तो ये एवरेज एटॉमिक मास है, और इसको हम एवरेज मोलर मास भी कह सकते हैं। तो एवरेज मोलर मास कैसे लेंगे, अच्छा ये एएमयू में लेंगे, इन एएमयू, तब आएगा एवरेज एटॉमिक मास।
तो एवरेज एटॉमिक मास AMU में आएगा ये, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स इन AMU अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये AMU में आ गई वैल्यू, बट कोई अंतर नहीं है, आप इसको मोलर रेशियो में भी निकाल सकते हो। तो M एवरेज मोलर मास भी कह सकते हो। मोलर मास का मतलब ये मोलर बेसिस पर है, पर मोल आएगा ग्राम में या जो भी आएगा। तो क्या बोलोगे, टोटल मास इन ग्राम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मास इन ग्राम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यू विल गेट M एवरेज। अच्छा, अब ये वैल्यू किस में आएगी, इन ग्राम पर मोल, बट कोई अंतर नहीं है। ये बात तो आपको सिखाई थी मैंने, क्या सोडियम है, इसको चाहो तो 23 AMU बोलो और चाहो तो 23 ग्राम पर मोल बोलो। अगर 23 AMU बोल रहे हो तो ये एक सोडियम एटम का मास है, और यदि 23 ग्राम पर मोल बोल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये एक मोल सोडियम एटम्स का मास है इन ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैलकुलेशन अगर हमने एटम के बेसिस पे की है AMU में लेकर के, तो जो वैल्यू आएगी उस वही न्यूमेरिकल वैल्यू एवरेज मोलर मास भी होगा। ये मान लो 50 आ गया फॉर एग्जांपल, 50 AMU, तो कैलकुलेशन करोगे पर मोल, ये ग्राम पर मोल में भी, तो वो भी 50 ग्राम पर मोल ही आएगा। जैसे ये है 23 AMU एंड 23 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो जनरल फॉर्मूला तो ये है, ये फॉर्मूला तो बहुत ही यूजफुल है, वेरी यूजफुल, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 स्टार रेटेड, जैसे 5 स्टार होता है ना, 5 स्टार होटल में जाते हैं, बड़ी बढ़िया सी वाव फीलिंग आती है। खाने में स्वाद आए ना आए वो अलग बात है, खाने में स्वाद तो घर का ही आता है, मम्मी के हाथ का खाना बढ़िया एकदम, अल्टीमेट तो स्वाद उसी में होता है। बट ठीक है, कभी कभी जाते हैं चेंज के लिए। तो ये 5 स्टार रेटेड फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा, चाहे वो और भी चैप्टर्स क्यों ना हो, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, हर जगह ये काम आता है कि M एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास इन ग्राम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम पर मोल में यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, बट कई बार परसेंटेज दी होती हैं, तो हाउ टू सॉल्व, कई बार हमें इट इज गिवन लाइक मोलर अबंडेंस दी हुई होती है मोलर रेशियो में, देन हाउ टू कैलकुलेट, लेट अस सी द फॉर्मूला। ये हटा देते हैं हम। स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये लेक्चर्स दे आर नॉट ओनली फॉर जस्ट बोर्ड प्रिपरेशन। बोर्ड प्रिपरेशन में फिर इतना नहीं पढ़ना होता है, सिलेबस तो यही है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती है। ये हम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन प्लस एडवांस्ड के लिए, एडवांस तक की रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पूरी होती है इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा पेन आ सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कि यार ये कम समझ में आ रहा है, बट आप जब जुटोगे, लगोगे उस पर, तो समझ में आएगा, और मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में आप समझ जाओगे हाउ टू स्टडी, फिर आपको सब समझ में आना शुरू हो जाता है। तो हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, पीछे पड़ो इन चीज़ों के और समझो। सो लाइक दैट वी विल डू। चलिए फॉर्मूले देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास फाइंड आउट करने का। तो मान लो जैसे पहला फॉर्मूला, व्हेन परसेंटेज, व्हेन अबंडेंस मतलब कौन सा आइसोटोप कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है इन द गिवन सैंपल। तो व्हेन अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज गिवन in molar percentage or given in percentage by mole। तो फिर क्या करें, तो फॉर्मूला मान लो जैसे ये A प्लस B, ये 2 कंपोनेंट्स हैं, इसकी परसेंटेज दी हुई है X%, और ये फिर ऑब्वियसली 2 हैं, तो उस परसेंटेज का सम तो 100 ही होगा, 100 माइनस X% बाई मोल। तो A प्लस B, ये X% और ये 100 माइनस X%। सो दिस इज, मान लो इसका मोलर मास Ma है, या एटॉमिक मास Ma, और इसका एटॉमिक मास Mb है। तो ये परसेंटेज बाय मोल दी हुई है मान लो,
मोल क्या है, नंबर ही तो है, MAMB उसके मोलर मास है। तो ध्यान दो M एवरेज, चाहे वो AMU में कैलकुलेट करो चाहे वो ग्राम पर मोल में, वैल्यू तो सेम ही आनी है, यूनिट तो अलग अलग करते हो। सो क्या, पहले की परसेंटेज इनटू इट्स मोलर मास प्लस दूसरे की परसेंटेज इनटू इट्स मोलर मास अपॉन टोटल परसेंटेज का सम कितना 100। सो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, इन जनरल फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन अप्लाई, M एवरेज इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस जितना भी है xn mn अपॉन 100%। परसेंटेज का सम तो हमेशा 100 ही होगा ना, ध्यान रखना। परसेंटेज x1 x2 x3 क्या है, आर परसेंटेज बाई मोल ऑफ वेरियस आइसोटोप्स, तो वेरियस आइसोटोप्स की x1 x2 x3 परसेंटेजेस हैं, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। m1 m2 m3 और mn उनके मोलर मासेस हैं या एटॉमिक मासेस हैं, तो पहले की परसेंटेज इनटू मोलर मास, दूसरे की परसेंटेज इनटू मोलर मास एंड सो ऑन, लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। इसको जनरल आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो M एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू मोलर मास, और ये वैल्यू I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन 100। सो लाइक दैट यू कैलकुलेट। xi ले लो, xi mi, तो i की वैल्यू 1, तो x1 m1 प्लस x2 m2 xn m1, तो लाइक दैट यू कैन राइट। तो M एवरेज वी कैन कैलकुलेट। अगर दो कंपोनेंट हैं तो ये रहा फॉर्मूला, दोनों की परसेंट का सम 100 होगा, पहले की परसेंटेज x% है तो दूसरा वाला 100 माइनस x। और यदि 3 कंपोनेंट हैं, 4 आइसोटोप्स हैं और भी ज्यादा हैं मिक्सचर में, देन दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट M एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास वी कैन फाइंड। बट ध्यान दें, परसेंटेज बाई मोल है ये, बाई मोल, ध्यान दें, परसेंटेज बाई मोल भी होती है, परसेंटेज बाई मास भी होता है। वो क्या होते हैं वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला था फॉर कैलकुलेशन ऑफ M एवरेज। ये कब था, जब हमें परसेंटेज बाई मोल दिए हुए हो, परसेंटेज बाई मोल का ध्यान रखना। अच्छा, यदि मोलर रेशियो दिया हुआ हो देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। Second, when abundance of isotopes is given as molar ratio, मान लो मोलर रेशियो में दिया हुआ है, मोलर रेशियो और परसेंटेज कोई अलग अलग बात नहीं है। मान लो A प्लस B, ये दो आइसोटोप्स हैं, n:n इनका मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो ऑफ आइसोटोप्स। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, M एवरेज वुड बी इक्वल टू पहले का मोलर रेशियो इनटू इट्स मोलर मास, दूसरे का n इंटू मोलर मास अपॉन m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला। Ma Mb इनके मोलर मासेस थे या एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस लोगे तो ये AMU में आएगा, मोलर मासेस लोगे तो ये ग्राम पर मोल में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वुड बी सेम। फॉलोड, आ गई बात समझ में। अच्छा, ये और पहला फॉर्मूला कोई अंतर नहीं था। जैसे मान लो कि एग्जांपल ली, मान लो ये A प्लस B दो कंपोनेंट हैं, अगर कह दें कि ये 75% है और ये 25% है बाई मोल, तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि 3:1 का मोलर रेशियो है। अरे भैया, कोई अंतर ना है इनमें, 75-25%, 75% 25%, वो सेम बात होती है 3:1 का मोलर रेशियो। ये मोलर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर लो। तो एक तरीके से परसेंटेज ऑफ A कितना हो गया, 3 कंपोनेंट्स, 4 में से 3 भाग इसके हैं, तो 3 अपॉन टोटल 4। तो परसेंटेज ऑफ B कितना हुआ, 1/4। सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट।
आ गई बात समझ में? तो कोई अंतर नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो या वो पहले वाले फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। अच्छा मान लो 3 कंपोनेंट होते और रेशियो होता m इन n एंड कुछ p, तो m इंटू एम ए प्लस n इंटू एम बी प्लस p इंटू एम सी अपॉन m प्लस n प्लस p। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आप फॉर्मूला अप्लाई करते और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो ये था m एवरेज एटॉमिक मास, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है। इसके ऊपर कई और बात करनी है और खासकर हमें बात करनी है परसेंटेज बाई मोल और परसेंटेज बाई मास नीड नॉट बी सेम फॉर ए मिक्सचर, दे कुड बी डिफरेंट, और डिफरेंस क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।